मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कभी बीच में हार नहीं मानना है और थकावट का सामना नहीं करना है, क्योंकि जो हार के नहीं हारा वही बाजीगर होता है। आगे से आगे बढ़ते चले जाइए। और इसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज शिक्षा सारांश का जो चैनल है आपके लिए एक ऐसा टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक ऐसा बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया है जो सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम को पूरा कवर करता है। सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के वे सारे टॉपिक जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछली विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि बहुत से कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो सभी भर्ती परीक्षाओं में आते हैं। हमें अगर उन सब टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें कवर कर लेते हैं तो फिर हमारे सिलेक्शन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होके ही रहेगा। इसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामान्य हिंदी के कुछ कॉमन टॉपिक जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में लगातार पूछे जाएंगे, जैसे कि सभी भर्ती परीक्षाएं जो होने वाली, जैसे वीडियो भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, रीट थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हो या फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती परीक्षा हो, सामान्य हिंदी के ये ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक है। अगर आपने एक बार तैयार कर लिए तो आपका जो है सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। सुपरवाइजर आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मैं कहूंगी कि ये जो टॉपिक है ये सभी छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए आज हम इसको पूरा कवर करते हैं। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली को मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जो सारे ही कॉमन टॉपिक जैसे कि संधि व संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस प्रकार से ये सारे टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द युग्म, ये सारे ही टॉपिक हम कवर करेंगे और टॉप मोस्ट 500 PYQs को हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि जो आने वाली भर्ती परीक्षा है उसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। लेटेस्ट से लेटेस्ट भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन और ओल्डेस्ट परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्नों का संकलन आप स्वयं ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये सवाल आपको आ रहे हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में सवाल का नंबर और उत्तर नंबर जरूर लिख करके साथ में ज्वाइन करें, ताकि आपको भी अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी का भान हो सके, पता चल सके। चलिए सबसे पहला और सबसे कॉमन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत अच्छा और शुभ काम कर देना है कि शिक्षा सारांश के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो शुभ काम में देरी कैसी। चलिए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है संधि व संधि विच्छेद। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी की परीक्षा से लेकर आरएएस की परीक्षा से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा तक सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये टॉपिक के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे कवर करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी समझाऊंगी, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि उसे अगर इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। और जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता भी चलेगा कि कितने सारे प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, टॉप जनरल हिंदी टॉप 500 PYQs को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा संधि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो के अंदर सारे ही टॉपिक्स को कवर किया है जो जनरल हिंदी को उद्देश्य में ला करके पूछे जाते हैं, हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हर एक टॉपिक के 40 PYQs मैंने आपके लिए संकलित किए हैं, जो 2025 लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो हिंदी की परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे गए और 2011 तक के, यानी बैक टू बैक और मॉडर्न टू मॉडर्न सभी प्रश्नों को अपन ने संकलित कर लिया। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। जैसा कि हमारा जो है ये हमारी जितनी भी सीरीज चली अभी तक, पटवार भर्ती परीक्षा की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की, ये सभी परीक्षाओं का क्रम रहेगा कि जैसे पिछली भर्ती परीक्षाओं में हमारे वीडियो में से ही सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो ऐसी ही उम्मीद रहेगी कि इस बार भी यही बात दोहराई जाए। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आत्मोत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा।
जब भी आप किसी शब्द को देखते हैं और उस शब्द में या तो ए की या ओ की ये मात्राएं अगर आपको दिखाई देती है तो आपको बिना सोचे समझे उसके अंदर अगर संधि का नाम पूछ रहे हो तो आपको याद रखना है वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि। जैसे कि ए से शुरू होने वाले शब्द होते हैं सुरेश, महेश, दिनेश, रमेश, कल्पेश, जीवेश, इस प्रकार के जितने शब्द होते हैं ये सब जो है गुण संधि के उदाहरण हैं। सूर्योदय, चंद्रोदय, आत्मोत्सर्ग, इसी प्रकार के सारे शब्द जो हैं जिसमें ओ की मात्रा आती है ये सब गुण संधि के। जैसा ही आत्मोत्सर्ग शब्द को आपने देखा, ये लेटेस्ट भर्ती परीक्षा में अभी जो लेटेस्ट भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 की सेकंड शिफ्ट की 2 शिफ्ट के अंदर ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। सेकंड शिफ्ट की परीक्षा के अंदर जनरल हिंदी सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था और जैसा कि आपको नाम से पता चल गया है कि इसके अंदर गुण संधि है और गुण संधि का जो है ये टॉपिक, ये संधि का टॉपिक जो है ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। आप जाकर के पटवार की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने एक एक संधि का जो है आपको विश्लेषण करके और बहुत अच्छी सी ट्रिक से समझाया था। तो मैंने आपको समझाया था कि अ ने किसको छेड़ा, ई को, तो वो क्या बोली, ए। अ ने किसको छेड़ा, ऊ को, तो वो क्या बोला, ओ। ऑब्वियसली यहाँ पर ओ आया है तो ये रूल फॉलो करता है कि प्लस से पहले अ या आ आएगा और उसके बाद में ऊ या ऊ आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ आत्मन लिखा है, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि न तो आता ही नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखा है आत्म प्लस उत्सर्ग, ये हमारे रूल को फॉलो कर रहा है और आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद होता है आत्म प्लस उत्सर्ग। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को बलिदान कर देना। आत्मोत्सर्ग किसे कहा जाता है कि स्वयं का बलिदान कर देना देश के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए जो समाज के बहुत काम आता है, उसे आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। तो हमारा आंसर रहने वाला है आत्म प्लस उत्सर्ग। याद रखिए छात्रों, शब्द जो है शुद्ध रूप में आत्म होता है, आत्मा नहीं होता। याद रखना है, आत्म यानी स्वयं का उत्सर्ग यहां पर ये निकल रहा है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। निम्नांकित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब ये भी लेटेस्ट भर्ती परीक्षा पटवार वाली फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा में हमें पूछा गया था कि व्यंजन संधि का उदाहरण। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन है हिम प्लस आलय, तो यहाँ पे बन रहा है हिमालय। तो ये तो कौन सी संधि है, ये है दीर्घ संधि जो स्वर संधि का पार्ट है। यहाँ पे नदी प्लस ईश नदीश बन रहा है, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। दया प्लस आनंद दयानंद बन रहा है, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। और ये जो दीर्घ संधि है ये किसका पार्ट है, ये स्वर संधि का पार्ट है। तो ऑब्वियसली लास्ट में बचा हुआ ऑप्शन उत प्लस लेख, उल्लेख व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है और यही हमारा आंसर रहने वाला है। और ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये हमारे पूर्व वीडियो में से ही आए हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र, जो मैंने वीडियो के लिए स्पेशल PYQs की एक सीरीज चलाई है, उसे अपनी भर्ती परीक्षा देने जाने से पहले जरूर देख करके जाएं। आपकी हिंदी के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प होने वाली है। चलिए उल्लेख शब्द जो है वो व्यंजन संधि का है और जैसा कि आपको पता है व्यंजन संधि जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है उसके बीच में कोई ना कोई व्यंजन आना चाहिए। तो यहाँ उल्लेख शब्द के अंदर बीच में जो आपको ल, आधा ल और पूरा ल दिखाई दे रहा है ये व्यंजन है, इस कारण से इसका संधि का नाम है व्यंजन संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अ प्लस अ आ, ये जो है अ और आ की हुई लड़ाई, आ जीत गया मेरे भाई। मैंने पोयम समझा करके आपको याद करवाया था। ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि जिसके बारे में हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये किसका पार्ट है, ये दीर्घ संधि का रूल है और दीर्घ संधि किसका पार्ट है, स्वर संधि का पार्ट है। तो हमारा आंसर रहेगा स्वर संधि। चलिए ये जो परीक्षा थी सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी वर्कर 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न नंबर 4, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में संधि विच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में संधि का नाम दिया हुआ है, हमें आपस में मिलान करना है। चलिए देखते हैं। अति प्लस इव, यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। तो जहां पे भी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे देखिए दिक प्लस गज, दिग्गज, यहाँ व्यंजन के स्थान पे काम हो रहा है तो बिना सोचे समझे हमें इसे व्यंजन से मैच कर देना है। तीसरा है निहि प्लस चल, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए निहि विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है तो बिना सोचे समझे इसका नाम है विसर्ग संधि। और नर प्लस ईश नरेश जो बन रहा है वो गुण संधि का उदाहरण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम 2023 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। और देखिए जैसा कि आपने ऊपर मैच किया है कि फर्स्ट का सेकंड होगा
तो फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड यहाँ स और द में है, फिर सेकंड का फर्स्ट होगा तो हमारा आंसर यही रहेगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का थर्ड। ये हमारा आंसर रहने वाला है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जो है वो हमें बता रहा है, ये भी जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में पूछा गया, परि प्लस भ्रमण सही शब्द क्या बनेगा? परि प्लस भ्रमण ये जो है ये एक अपवाद का उदाहरण है और इसका जो सही शब्द होगा वो परिभ्रमण होगा। तो स केवल 3 नंबर जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर रहने वाला है। 6वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ सूची 1 और 2 का मिलान करना है। वापस से अ और आ मिल करके बड़े आ का निर्माण करते हैं जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अ और ई, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, यहाँ अ और ई की हुई लड़ाई जो है, अ और ई की लड़ाई में ए जीत जाता है, ये गुण संधि का उदाहरण है। ई प्लस उ ये यण संधि का उदाहरण है। ओ प्लस अ अयादी संधि का उदाहरण है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ लिखा है? देखिए 2 1 4 3 ABCD को मैच करने पर यह आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है? देखिए पीतांबर शब्द जो है ये सुपरवाइजर आंगनबाड़ी की जो भर्ती परीक्षा 18 में हुई थी उसमें पूछा गया था कि पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है। संधि की बात कर रहे हैं तो पीत प्लस अंबर। तो यहाँ देखिए अ और अ मिलकर के आ का जो निर्माण कर रहे हैं तो ये दीर्घ संधि है, यानी ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे दीर्घ लिखा हुआ है तो हमें दीर्घ को राइट करना, अदरवाइज अगर स्वर लिखा हुआ होता तो हमें स्वर को राइट करना होता। 8वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? सुपरवाइजर वुमेन 2018 में पूछा गया। अनुधनएषण ये एक ऐसा शब्द है छात्रों जो बार बार लगातार हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप इसे रट करके जाइए, मे भी आने वाली भर्ती परीक्षा में आपको ये का ये क्वेश्चन का उदाहरण छपा हुआ मिले। अनुधनएषण, और याद रखना है ये कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है 9वां नंबर, ये भी सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कोटा वुमेन की भर्ती परीक्षा में 18 में पूछा गया। गवेषणा, तो यहाँ पे देखिए गो धन एषणा ये जो उदाहरण है ये कौन सी संधि का माना जाता है? ये अयादी संधि का माना जाता है। जब भी आप संधि शब्द देखें उसमें अय, आय, अव और आव इन चारों में से यदि कोई भी स्वर आपको नजर आता है तो वो अयादी संधि का उदाहरण होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? देखिए एग्जैक्ट आंसर लिखा हुआ है स पर गो प्लस एषणा गवेषणा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पितृ प्लस अनुमति इसका सही संधि क्या बनेगा? JLO की जूनियर लीगल ऑफिसर की 2023 की भर्ती परीक्षा जिसमें जनरल हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रश्न है ये पूछा गया था। तो पितृ प्लस अनुमति, तो देखिए छात्रों पितृ धन अनुमति, अगर आप इस संधि विच्छेद को गौर से देखें तो आपको त के अंदर पितृ का जो त है उसके अंदर ऋषि वाला री नजर आएगा, तो हम इसे अलग कर देते हैं और अनुमति, तो हम जानते हैं कि री के स्थान पर क्या बनेगा? र बनेगा। त और र मिलकर त्रिशूल वाला त्र बन जाएंगे और ये शब्द बनेगा पितृनुमति। ये पितृनुमति इसलिए रहा क्योंकि त और र जब मिले तो उसके अंदर अ भी मिलान हो गया, तो त्र जो है वो पूरा बन गया और पितृनुमति शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमारा आंसर रहेगा ये। 11वां नंबर प्रश्न है, समुद्र धन उर्मी JLO की परीक्षा में पूछा गया। तो यहाँ बिना सोचे समझे समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी बनता है और एक ही स्थान पर शुद्ध लिखा हुआ है। ब नंबर पर समुद्र धन उर्मी समुद्रोर्मी यानी समुद्र की सुंदरी यानी जल परी। तो ये जो है ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये आपको याद रखना है, ये गुण संधि का उदाहरण है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? जूनियर अकाउंटेंट TRA री एग्जाम 2013 में पूछा गया था। व्यंजन संधि का उदाहरण, तो चलिए इसके संधि विच्छेद करने से ही पता चलेगा। तो यहाँ देखिए सुधन आगत, ये तो स्वर संधि का हो गया। यहाँ देखिए उत धन श्वास, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको व्यंजन नजर आ रहा होगा, तो यही व्यंजन संधि का उदाहरण है। और सरोवर की बात करें तो सरह धनवर ये विसर्ग संधि का है। और सरोज की बात करें तो सरह धन ज, तो ये दोनों उदाहरण हैं, ये कौन सी संधि के हो गए? क्योंकि इसमें विसर्ग लगा है, ये विसर्ग संधि के उदाहरण माने जाएंगे। हमें व्यंजन संधि का आंसर पूछा था, हमारा आंसर होगा ब। 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं, उचित संधि युक्त शब्द कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 जनरल स्टडीज की परीक्षा में पूछा गया।
कि सही शब्द हमें छांटना है। षट प्लस यंत्र षड्यंत्र बनता है छात्रों, लेकिन क्योंकि ट में हलंत है तो यहाँ ड में भी हलंत होना चाहिए था। क्या है क्या? नहीं, ये गलत आंसर हो गया। अनुधन एषण अन्वेषण, इस शब्द को मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ही रटवाया था। मैंने कहा आपको इसको रट के जाना है, आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो यही हमारा आंसर है, यही सही जो है संधि विच्छेद और संधि शब्द है। लघु प्लस उत्तर का सही रूप होना चाहिए था लघुत्तर, क्योंकि ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। सत धनमति सम्मति ना बनकर ये बनता है सन्मति। तो यहाँ पे ये तीनों शब्द शुद्ध रूप में मैंने लिख दिए हैं। अगर इन तीनों में से भी कोई शब्द आपके परीक्षा में आ जाता है तो आपको सही करके आना है। यहाँ हमें एग्जैक्ट करेक्ट आंसर पूछा था जो कि ब है। चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। शावक का सही संधि विच्छेद होगा। अब जैसे ही आप शावक, आव, 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 अय, आय, मैंने आपको 4 शब्द बताए थे, अय, आय, अव और आव, तो क्रमशः किसके स्थान पे बनते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। तो यहाँ आव की बात हो रही है, शावक, तो आव किसके स्थान पे बना है? औ। तो यहाँ पे औ होगा। शौ धन अक, ये जो है ये हमारा आंसर रहने वाला है। और ये कौन सी संधि है? क्योंकि इसमें अय, आय, अब, आव बन रहे हैं, तो ये अयादी संधि है। 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था ये, स्वर संधि। तो यहाँ नमस्ते शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है नमः धन्ते, तो ये तो विसर्ग संधि हो गई। अन्वेषण की बात करते हैं तो वापस से आपका प्रिय एग्जाम्पल आ ही गया है, अनुधन एषण अन्वेषण। क्या ये स्वर संधि का उदाहरण है? बिल्कुल, ये यण संधि यानी स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग और सन्मति दोनों ही व्यंजन संधि के उदाहरण है। हमारा आंसर रहेगा ब। तो मैं कुछ चीजें जो आपको बता रही हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है, इसीलिए आपको उनको बहुत गौर से ध्यान से देख के जाना है। 16वां नंबर प्रश्न देखिए। एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब मैंने जब आपको संधि पढ़ाई थी उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर पर डबल कलंगी, जहां पे भी डबल मात्रा आपको नजर आ जाती है वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे एक धन एक इसका संधि विच्छेद होगा। और ये कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इस बात को आपको याद रखना है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी सीईटी 2022 की भर्ती परीक्षा जो हुई थी 5 फरवरी 2023 में, उसमें पूछा गया था। तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होता है ऋक धन वेद। ऋक यानी ऋचाएं, जिस वेद के अंदर ऋचाएं, ऋचा शब्द हो। ऋचा शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋचाएं, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? ऋक। इन दोनों का शब्दों का अर्थ होता है मंत्र, मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। तो ये जो हमारे पौराणिक वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेदों में से फर्स्ट नंबर ऋग्वेद है जिसमें मंत्रों का संकलन किया गया है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए। आपका फेवरेट एग्जाम्पल वापस से आ गया है। सीईटी 2022 की भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो क्वेश्चन लगातार रिपीट होते जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अनुधन एषण बिना सोचे समझे आपको कर देना है और नाम भी याद रखना है, यण संधि। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोभिलाषा यानी यश की अभिलाषा, यशः धन अभिलाषा, सीईटी की परीक्षा में पूछा गया। तो जहां विसर्ग आ रहा है तो बिना सोचे समझे आपको उसका नाम क्या डाल देना है? विसर्ग संधि नाम डाल देना है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। ये हाई कोर्ट की जो एलडीसी की भर्ती परीक्षा हुई थी 19 मार्च 2023 को, उस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो यहाँ देखिए प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़ लिखा है, ये गलत आंसर है। यही हमें ढूंढना था कि गलत कहाँ है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी, ये तीनों सही है और ये तीनों ही गुण संधि के उदाहरण हैं। जबकि प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़ ये जो बन रहा है ये एक हिंदी में अपवाद माना जाता है और इसके अंदर डबल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक सिंगल लगाइए। 21वां नंबर प्रश्न देखिए। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यानी ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर या तो स्वर संधि का उदाहरण हो या विसर्ग संधि का। ये भी हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया था। तो दिगंबर की बात करें तो यहाँ पे संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर, क्योंकि यहाँ क लग रहा है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उन्नति की बात करें तो उत धन नति, यहाँ पे भी व्यंजन आ रहा है। वागीश की बात करें तो वाक
प्लस ईश, यहाँ पे भी व्यंजन आ रहा है, तो इन तीनों शब्दों के अंदर व्यंजन आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक ही शब्द बचा रविंद्र। अगर रविंद्र की बात करें तो रवि प्लस इंद्र बनता है, और ये कौन सी संधि है, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। चलिए ये हमारा आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है 22वां प्रश्न, हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया षणमुख, तो बिना सोचे समझे षट प्लस मुख, हलंत लगाना ना भूलें छात्रों, हलंत लगाना ना भूलें, क्योंकि जब हमारे को शब्द दिया गया, इस शब्द के अंदर अण जो आधा दिया हुआ है उसके स्थान पे व्यंजन भी कैसा आएगा, आधा ही आएगा। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है सही आंसर, देखिए षट प्लस मुख, षटमुख, ठीक है, जिसके 6 मुख होते हैं उसे क्या कहते हैं, षटमुख। अगर समास की दृष्टि से देखें तो ये कार्तिकेय का जो है ये बहुब्रीहि समास में उदाहरण बताया जाता है, कार्तिकेय को षटमुख कहा जाता है। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, सही संधि विच्छेद नहीं है, यानी गलत ऑप्शन को हमें छांटना है। हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए मात्रानंद, मातृधन आनंद, बिल्कुल सही बात है। षडानन, षट प्लस आनन, बिल्कुल सही बात है। न्यून, नी प्लस ऊन, बिल्कुल सही बात है। अन्वित, अन प्लस वित, बिल्कुल गलत बात है, और गलत ही हमारा आंसर होना है। और यहाँ सही शुद्ध जो है अनु धन इत होगा, और ये कौन सी संधि है, ये यण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां नंबर प्रश्न, हाईकोर्ट एलडीसी 12 मार्च की परीक्षा में पूछा गया, सही शब्द हमें छांटना है। यहाँ सही शब्द पूछा गया है, क्वेश्चन को 1 मिनट देकर के जरूर ध्यान से पढ़े, वो आपको सही आंसर पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, इस बात को जान करके ही अपना आंसर टिक करें। परीक्षा के अंदर एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जल्दबाजी ना करें। दीप्त प्लस उपल, दीप्तोपल, तो ये जो है अ और उ मिलकर औ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अ और उ मिलकर के तो ओ का निर्माण करते हैं, यहाँ पे ये शब्द बनना चाहिए था दीप्तोपल। अभी प्लस अंतर, अभ्यंतर, ये भी गलत हो गया है, इसका सही शब्द होता है अभ्यंतर, ठीक है, अभ्यंतर नहीं होता, अंतर होता है, अभी प्लस अंतर। अभी प्लस इष्ट, ये जो है अभिष्ट, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जबकि महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है और हमसे शुद्ध आंसर ही पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर रहने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है, ये भी एलडीसी हाईकोर्ट की परीक्षा में पूछा गया था। तो व्यंजन संधि से संबंधित जो है ये देखिए, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनता है पो धन इत्र, ये अयादि का उदाहरण है। स्वागत की बात करें तो सु प्लस आगत, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, यण संधि का। और महा प्लस ऋषि, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो ये तीनों ही स्वर संधि के हैं। हमें व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा था जो है जगदीश, और याद रखें इसका संधि विच्छेद होता है जगत धन ईश, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं, पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा। तो जैसे मैंने आपको अन्वेषण शब्द रटवाया वैसे ही आप इस शब्द को भी रट के जाइए, ये शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, पितृनुमति, और इसका संधि विच्छेद भी याद करके जाइए, पितृ प्लस अनुमति। याद रखिए री के स्थान पर र हो रहा है, और अगर संधि पूछ ले तो याद रखना है यण संधि। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है देखिए, पितृ प्लस अनुमति, यही हमारा आंसर रहने वाला है। 27वां नंबर प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, ये हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया। तो पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा आंसर है, महा प्लस उत्सव। तो जहां पे एक मात्रा दिखाई देती है वो गुण संधि का, यहाँ डबल मात्रा दिखाई दे रही है, वृद्धि संधि है। अन्वेषण शब्द तो आपको रटी गया है, अन्वेषण अनुधन एषण यण संधि का उदाहरण है। और गायन आयन, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। हमें गुण संधि का उदाहरण पूछा था जो कि महोत्सव है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ मतेक के शब्द का सही संधि विच्छेद, डबल कलंगी दिख रही है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो मत धन ऐक्य, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2022 की परीक्षा में पूछा गया। सही आंसर हमें चूज करना है। सचित का सद प्लस चित लिखा है जो गलत है, एक्चुअल में होता है सत धन चित, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अनुच्छेद
ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनु प्लस छेद ये व्यंजन संधि है। निरोग में गलत कर दिया, एक्चुअली सही रूप में होता है नी प्लस रोग। और भानुदय ये जो है भानु शब्द जो है इसमें छोटा ऊ होता है, इस बात को आपको याद रखना है। इसीलिए ये तीनों गलत हो गए, मैंने इनके सही रूप आपके लिए लिख दिए। तो सही हमारा जो आंसर रहेगा वो है अनु प्लस छेद, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि के अंदर भी ये मेहमान संधि का उदाहरण है। ये ट्रिक से मैंने समझाया हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? असंगत बोले तो क्या है? गलत आंसर हमें चूज करना है। सीईटी की भर्ती परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए यहाँ लिखा है ज्योतिष चक्र और यहाँ लिखा है ज्योति प्लस चक्र। यहाँ जो श आया है वो विसर्ग के स्थान पे आया है, जबकि इन्होंने संधि विच्छेद करते समय उस विसर्ग को हटा दिया। ऑब्वियसली इन्होंने जानबूझ के हटा दिया ताकि ये आंसर गलत हो जाए, और हमें गलत आंसर ही पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर रहेगा। उद्धरण उत प्लस हरण, अहन अहरगण, अहन प्लस गण, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, ये तीनों ही आंसर करेक्ट थे, हमें गलत पूछा गया था। 31 नंबर क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखें और गौर करें तो गुरु शब्द में जो है वो छोटा ऊ होता है, जबकि यहाँ पे इस र के अंदर जो ऊ है उसको बड़ा गोला बना करके ये बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया। अधः प्लस पतन, अधः पतन ये बिल्कुल सही है। आप इस बात का ध्यान रखें, अधोपतन शब्द हिंदी में नहीं होता है, अधः पतन ही करेक्ट आंसर रहता है। स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, और विधेय प्लस इका विधायिका, तो यहाँ पे संगत जो है हमारा आंसर अधः प्लस पतन रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, संधि विषयक संगत विकल्प यानी राइट आंसर, करेक्ट आंसर को हमें चूज करना है। मातृधन उपदेश मातृपदेश बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी आपको पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति बताया, वैसे ही मातृ प्लस उपदेश माता जी का उपदेश याद करके जरूर जाना है। वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, यहाँ पे एक लिखने में गलती कर दी इन्होंने, यहाँ सही होना चाहिए था जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है। अभी प्लस आगत एक्चुअली में सही है। ये क्वेश्चन जो है ये विवादित था क्वेश्चन और इस पर रेट लगी थी, तो अभी प्लस आगत अभी अभ्यागत भी सही है, मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश भी सही है। और वी प्लस ईक्षण के अंदर इन्होंने गलती कर दी। एक्चुअली ईक्षण का जो ई होता है वो बड़ा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अयादि स्वर संधि जहां गलत लिखी हुई हो वो हमें आंसर चूज करना है। यहाँ लिखा है विनय धन अक विनायक, सही है। यहाँ लिखा है विधेय धन अक विधायक, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। यहाँ एक्चुअली में शुद्ध शब्द होना चाहिए था विधेय धन अक, और फिर अगर विधायक बन जाता तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि ऐ के स्थान पे आय बनता है, ए के स्थान पे तो अय बनता है। गो प्लस एषणा गवेषणा सही है, लो प्लस इत्र लवित्र भी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सही संधि नहीं है? स्कूल लेक्चरर का जो 2022 की भर्ती परीक्षा उसमें जीके के क्वेश्चन में पूछा गया। सत प्लस मति ये भी ऊपर से रिपीट हुआ है, याद रखना है। सत प्लस मति सन्मति बनता है, ये गलत है और यही हमारा आंसर है। हमें गलती पूछा था। सु प्लस अल्प स्वल्प सही है, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर चाहिए, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट भी सही है। हमें गलत पूछा गया था और गलत आंसर हमारा फर्स्ट वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में एक से अधिक बार संधि हुई है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एक से ज्यादा बार संधि हुई है? सदनति इसमें नहीं हुई, अत्याचार में नहीं हुई, अधिकाधिक में नहीं हुई, प्रोत्साहन में हुई है, क्योंकि यहाँ पे संधि विच्छेद होगा प्र प्लस उद प्लस साहन। तो यहाँ क्या हुआ? प्र प्लस उ के स्थान पर जब प्रो बना तो यहाँ सबसे पहले गुण संधि हुई, और उद के जो द है उसके स्थान पर जब त बना तो वापस से यहाँ पे व्यंजन संधि हुई। तो यहाँ कितनी संधि हुई है? 2 संधियों का प्रयोग यहाँ किया गया है और यही हमारा आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में संधि विच्छेद अशुद्ध दिया हुआ है? स्कूल लेक्चरर 2022 की जीके ग्रुप ए की परीक्षा में पूछा गया। कदा प्लस अपि कदापि सही है। जगत जननी जगत प्लस जननी होता तो जगत प्लस जननी है, लेकिन यहाँ गलती कर दी। जगत का जो त है उसके अंदर हलंत लगाना बहुत जरूरी है। देखिए ये शब्द युग्म का अर्थ भेद भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने जगत में हलंत लगाया तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है संसार या दुनिया या लोक या जगत या संसार, और अगर आपने जगत में हलंत नहीं लगाया तो इसका हिंदी अर्थ होता है कुएं की पाल। इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स, अगर आपने हलंत नहीं लगाया
तो ये जगत जननी बन जाएगी, कुएं की पाल की जननी यानी माता जी। तो जगत जननी, यहाँ पे संसार की माता की बात हो रही है और वहां कुएं की पाल की माता जी बन जाएगी, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हलंत लगाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हलंत लगता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें विसर्ग लगता है, कुछ शब्द ऐसे जिसमें छोटी ई की मात्रा बड़ी की मात्रा का फेर होता है, लेकिन अर्थ का अनर्थ जरूर हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शब्द युग्म जो टॉपिक है उसे भी आप जरूर पढ़कर जाएं, और उसके भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर जो है ऐड किए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द गलत है। यहाँ पे हमें गलत पूछा गया है। हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें पूछा गया था, तो मधु प्लस अरी मधवरी सही है। निहि प्लस नात निष्णात, ये दैट इज अवर आंसर, ये गलत लिख दिया है। एक्चुअली में शुद्ध रूप में होता है निहि धन स्नात, स्नात होता है, यहाँ नात लिख दिया जो गलत हो गया। बृहस्पति वृहत प्लस पति ही होता है, ऊपरी 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 बनता है, तो हमें गलत ऑप्शन पूछा था। मैंने इसका सही रूप भी आपके लिए लिख दिया ताकि परीक्षा में आ जाए तो टेंशन न रहे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। हेडमास्टर की परीक्षा में पूछा गया, अब्ज और कंस परस्पर पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल, ये दोनों किसके पर्यायवाची है? अब्ज। देखिए नाम से पता चल रहा है, अब प्लस ज, अब का अर्थ क्या होता है? जल में, और जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाले को शॉर्ट रूप में कहते हैं ज। तो जल में कौन जन्म लेता है? कमल। यहाँ पे कमल की बात हो रही है। कंज भी कमल का पर्यायवाची होती है। स्वच्छ की बात करें तो स्वच्छ का संधि विच्छेद सु प्लस अच्छ होता है, ये भी करेक्ट है। उद्धार की बात करें तो इसमें उत या उद उपसर्ग होता है, ये भी सही है। सखी प्लस उचित सख्योचित बनता है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सखी प्लस उचित जो है वो शब्द बनता है सख्यूचित, नॉट सख्योचित। यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये सही आंसर होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द का संधि कार्य असंगत है। इट मीन्स गलत आंसर को हमें चूज करना है। हाउस कीपर 2022 की RSMMB की तरफ से जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके अंदर पूछा गया था, कर्क प्लस अंधु करकंधु, मनस प्लस ईशा मनीषा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, तो नदी प्लस अंबु नद्यांबु कैसे हो गया? ये गलत लिख दिया है। यहाँ पे अगर बात होती तो यहाँ पे शब्द बनता है नद्यंबु, ये गलत लिख दिया है। तो 39 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? हाउस कीपर की परीक्षा में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए, यशोवर्मन की बात करें तो यहाँ पे संधि विच्छेद होता है यशा धन वर्मन, और दुराशा की बात करें तो दुहु धन आशा, दोनों विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। इस प्रकार से हमने संधि टॉपिक के सारे 40 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। अब हम अगला हमारा टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है समास। अब समास के सुपर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 PYQs को हम सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी है। खास करके अभी जो परीक्षाएं नजदीक है, जैसे कि वीडियो की भर्ती परीक्षा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भर्ती परीक्षा, इन भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा प्रश्न है, आप बीती किस समास का एक उदाहरण है? राजस्थान पटवार की परीक्षा में पूछा गया। देखिए, अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट और कोर्स अवेलेबल हैं उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी डाउट हो तो सॉल्व हो जाए। समास टॉपिक को मैंने पूरा अच्छे से जो है प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें पटवार भर्ती परीक्षा की प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने डिटेल में भी समझाया और PYQs भी करवाए हैं, तो उसे आप जरूर देख करके जाएं। आप बीती, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सामासिक शब्द आपके सामने आता है तो आपको उसका समास विग्रह करना है। आप बीती, इसका समास विग्रह होगा अपने आप पर बीती, आप पर बीती यानी स्वयं के ऊपर बीत गई। तो यहाँ बात कर रहे हैं, तो जब भी इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, तो इसका नाम होता है तत्पुरुष समास। क्या नाम होता है? तत्पुरुष। कारक चिन्ह आपको पता ही है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, अधिकरण संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पे पर। तो ये जो है ये सारे ही कारक चिन्ह में से कोई भी कारक चिन्ह अगर हमको समास विग्रह में नजर आ जाता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौमासा, नाम से पता चल नहीं रहा आपको, चौ का अर्थ क्या होता है? चार, मासा यानी महीनों का समूह, 4 महीनों का समूह। ये एक ऐसे समास का उदाहरण है जिसके नाम में भी संख्या है, सब फर्स्ट नंबर पे संख्या है। तो वो कौन है? द्विगु। द्विगु यानी 2 गायों का
समूह। जब इस समास के नाम में संख्या है तो इसके उदाहरण के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उन सब में संख्यावाचक शब्द पहले नंबर पे आएगा। ये द्विगु समास का उदाहरण है, अभी लेटेस्ट पटवार की परीक्षा में पूछा गया। वापस से आप बीती आ गया है तो बिना सोचे समझे आपको तत्पुरुष का उदाहरण इसे मान लेना है। अब देखिए प्राण प्रिय में समास क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राण प्रिय, प्राणों से अधिक प्रिय, तो यहाँ क्या है, प्राण से भी ज्यादा प्रिय, यानी ये किसी चीज की जो है उपमा दी जा रही है, उसकी वो की जा रही है विशेषता, तो ये कर्मधारय समास की विशेषता होती है जिसमें एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, दत्त चित्त, दत्त चित्त, जिसने अपना चित्त पूरी तरीके से किसी कार्य में लगा दिया हो उसे कहते हैं दत्त चित्त। अगर आप दत्त चित्त हो जाएंगे तो 100% सिलेक्शन आपका भी श्योर होगा। तो ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, किसी एक विशेष पर्सन की बात हो रही है जिसने अपना सारा कंसंट्रेशन किसी काम में लगा दिया है। सीईटी की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से नए तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। अब आप कहेंगे मैम हमने तो ये नाम ही नहीं सुना। नए तत्पुरुष समास तत्पुरुष का ही एक उदाहरण है, जिसके जब हमको मिलता है समास विग्रह तो उसमें अ या अन शब्द होता है और नहीं का भाव होता है। यानी जिन शब्दों के अंदर किसका भाव होता है, नहीं, जैसे अधर्म यानी धर्म का अभाव, है ना, जिसमें किसी अभाव की बात हो रही हो। जैसे यहाँ देखिए बेकाम, तो इसमें तो है ही नहीं। आजन्म, इसमें भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, आपको 2 शब्द देखने हैं, अ या अन। जैसे अधर्म दिया है, बिल्कुल धर्म का अभाव, यही हमारा आंसर रहेगा। नए तत्पुरुष समास का मतलब होता है नहीं, यानी किसी चीज के अभाव की बात की जा रही है, नहीं का भाव वहां मौजूद होता है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, धर्माधर्म समास विग्रह हो गया, धर्म या अधर्म। ऐसी जब कोई बात हो जिसमें दोनों पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो तो उसे द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाता है। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्णार्पण, समास विग्रह जरूर करें। कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण का अर्थ क्या होता है, कृष्ण को अर्पण। यहाँ को शब्द को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह वाले जितने भी उदाहरण समास के रूप में पूछे जाते हैं तत्पुरुष माने जाते हैं। यहाँ तत्पुरुष आंसर रहेगा। अगला देखिए, जलवायु में कौन सा समास है, तो समास विग्रह जरूर करें, जल और वायु। तो बताइए कितने शब्द हैं, जहां पे भी और या इस प्रकार के शब्द आते हैं वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है इट मीन्स सारे ही भगवानों के नाम वाले जो उदाहरण है बहुब्रीहि में माने जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोई नॉर्मल सा शब्द अगर आ जाए तो वो बहुब्रीहि नहीं होगा। जैसे पंचानन की बात हो रही है तो ये 5 है आनंद जिसके, ये शिव को कहा जाता है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, जिसके अंगुली में चक्र रहता है उसे जो है चक्रपाणी कहा जाता है। विष्णु भगवान को कह सकते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिवजी। ये तीनों ही भगवानों की बातें हो गई। लेकिन त्रिवेणी तो नदी होती है, 3 वेणियों का समूह, 3 नदियों का समूह त्रिवेणी कहलाता है। तो ये तो द्विगु का उदाहरण है, ये बहुब्रीहि का नहीं है। यही हमारा आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 और 2 को मिलान करना है। तो बताइए फटाफट जो है, अनुरूप, इसमें रूप के अनुरूप, ये अव्ययी भाव समास हो गया। निर्भय, बिना भय के, तो ये तत्पुरुष हो गया। अमोघ, ठीक है, अमोघ जो है ये बहुब्रीहि हो गया। और धनुर्बाण, धनुर और बाण ये द्वंद्व हो गया। तो हमारा आंसर होगा ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड। जो है 4, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड ये ब पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, जिसके समान दूसरा नहीं है वह, एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। जिसके समान कोई दूसरा नहीं उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। यही हमारा आंसर रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे में कौन सा समास है। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छी सी और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मिल गया है कि जब भी किसी शब्द को 2 बार रिपीट किया जाता है तो वो अव्ययी भाव माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, एक ही शब्द 2 बार लिख रहे हैं। ये सारे अव्ययी भाव के उदाहरण हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, परोक्ष में निहित समास कौन सा है। परोक्ष में निहित कौन सा समास है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास की विशेषता होती है कि इसमें एक अव्यय होता है शब्द में पूर्व। तो यहाँ पे लिखा है पर, ये पर क्या है, एक अव्यय है। तो पर धन
इक्ष, पर धन इक्ष, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। इन उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। हमको दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से एग्जैक्ट आंसर हमें देखना है। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे शब्द नहीं होते, माता डैश पिता, ये जो डैश है इसको योजक चिन्ह कहते हैं, तो यहाँ लगता है द्वंद्व समास में, सही बात है। दूसरा, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह लगता है, ये तो गलत बात हो गई। निर्देशक चिन्ह तो हमेशा पीछे लगता है, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ वाह यहाँ पे लगाएंगे या ऐसे लगाएंगे, कौन सा सही? ये गलत है ना, ये वाला सही है। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला एग्जैक्ट है, तो ये तो सेकंड वाला रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। तो फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड असत्य है, यही हमारा आंसर रहने वाला है। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रिय सखा में कौन सा समास है? तो बिना सोचे समझे ऐसा सखा जो सबसे प्रिय हो, वो विशेषता है उसकी, तो विशेषता बताते ही कर्मधारय समास सीईटी की परीक्षा में पूछा गया। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, सारे ही शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, आनंद मग्न का समास विग्रह क्या होगा? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया। आनंद में डूबा हुआ, तो बिना सोचे समझे आनंद में मग्न यानी आनंद में डूबा हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1-2 को मिलान करना है। कर्मधारय समास का क्या उदाहरण होगा? कर्मधारय समास का होगा सत्य ही व्रत। सत्य ही क्या है? व्रत। तत्पुरुष होगा सत्य का व्रत, द्वंद्व होगा सत्य और व्रत, बहुब्रीहि होगा सत्य है व्रत, जिसका क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। कारक चिन्हों के आधार पर और समास विग्रह के आधार पे हमें इसको चूज करना था। तो फर्स्ट का हो गया थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर, जो यही हमारा आंसर रहेगा। हॉस्टल माइनॉरिटी के एग्जाम में पूछा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास का भाव निहित है? स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया। द्विगु समास, नाम से बता रही हूं कि जिस शब्द में पहला शब्द संख्या होता है वो द्विगु का उदाहरण होता है। तो यहाँ देखिए, शशि, अंड, फूल और सत, यहाँ सत शब्द जो है वो सत शब्द का अर्थ क्या होता है? सत का मतलब होता है 100, तो ये संख्या है, तो यही हमारा द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में तत्पुरुष समास निहित है? स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया तत्पुरुष समास कौन सा है? तो देखिए, शरणागत, शरणागत का अगर संधि विच्छेद करें तो शरण में आगत, शरण में आया हुआ। दुरंगा, इसमें पहला शब्द दु है जो द्विगु समास को बता रहा है, दो रंगों का समूह। प्रतिदिन, ये अव्ययी भाव को प्रकट कर रहा है क्योंकि प्रति शब्द एक उपसर्ग होता है। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, धर्म और अधर्म, ये द्वंद्व समास को प्रकट कर रहा है। हमें पूछा गया था तत्पुरुष, तो तत्पुरुष का उदाहरण है शरणागत। चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखिए, शिरोधार्य शब्द का समास विग्रह क्या होगा? स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया। शिरोधार्य, जो सिर से धारण करने योग्य हो, तो यहाँ लिखा हुआ है जो सिर से धारण करने योग्य हो, सिर पर जिसको धारण किया जाए उसे कहते हैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य, यानी आपकी आज्ञा को हमने सिर पर धारण किया। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, जिस समास में पूर्व पद अथवा खंड प्रधान होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अव्ययी भाव की बात करें तो अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, ठीक है। तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व की बात करें तो दोनों पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीहि की बात करें तो बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। इस प्रकार से आप ये चार जो है याद करके जाएं, अव्ययी, पूर्व पद, तत्पुरुष, उत्तर पद, द्वंद्व, दोनों पद और बहुब्रीहि अन्य पद। तो यहाँ पूर्व पद प्रधान की बात कर रहे हैं तो अव्ययी भाव समास आंसर रहेगा हमारा। 24वां नंबर प्रश्न, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? हमें बहुब्रीहि समास नहीं है वो छांटना है, यानी जो भगवान का नाम नहीं होगा वही आंसर होगा हमारा। जैसा प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं तो ये तो अव्ययी भाव का उदाहरण हो गया। पीतांबर जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची है। वीणा पाणी सरस्वती माता है और चंद्रशेखर शिव, चंद्रमा है जिसके सिर पर, वीणा है जिसके पाणी में। तो ये तीनों ही शब्द ईश्वर को प्रकट कर रहे हैं, बहुब्रीहि के उदाहरण है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, किस समास में
पूर्व पद संख्यावाचक होता है। अभी मैं बार बार आपको रटवा रही हूं कि जहां पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा होगा द्विगु। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीतोष्ण में कौन सा समास है? जैसे ही शब्द आता है शीत और उष्ण, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हो गई, द्वंद्व की बात हो रही है यहाँ। जब दो दो शब्द एक साथ में और के साथ में आते हैं या डैश के साथ आते हैं, वो द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया, हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, जब एक ही शब्द को दो दो बार रिपीट करते हैं अव्ययी भाव समास होता है। ध्यानमग्न द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। बिल्कुल गलत, ध्यानमग्न का समास विग्रह होता है ध्यान में मग्न, तो ये तो तत्पुरुष हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया, तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो यहाँ पे कहाँ है, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ये हमारा आंसर रहेगा। 28वां नंबर प्रश्न, वनवास कौन सा समास है बताइए? स्टेनोग्राफर में पूछा गया, वनवास आते ही आपको समास विग्रह करना है, वन में वास, तो यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया में, तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का चिन्ह होता है ना में और पर, इसी लिखा है। दशानन शब्द में कौन सा समास है? फटाफट बिना सोचे समझे सभी को याद होगा, दशानन यानी 10 आनन है जिसके वह, कौन है वह? रावण। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की 2024 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया। 30वां नंबर प्रश्न, तत्पुरुष समास के भेद कौन से हैं? इतरेतर नहीं, संप्रदान है, अपादान है, समाहार नहीं, अधिकरण है। तो कारक चिन्हों के नाम पे ही तत्पुरुष के भेद रखे गए हैं, तो इस आधार पे बी, सी और ई ये हमारा आंसर रहने वाला है। ये भी क्लर्क ग्रेड 2 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला 31वां प्रश्न, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता होता है, चक्षु यानी नेत्र होता है, इस बात को आपको याद रखना है। चक्षु किसे कहते हैं? नेत्र या आंखों से, आंखों से ही जो सुनता है ये कौन होता है? ये होता है चक्षुश्रवा। और ये किसका पर्यायवाची है? ये सांप या सर्प का पर्यायवाची है। उसकी आंखों में ही वाइब्रेशन आती है, आंखों से ही उसे सब कुछ सुनाई देता है, पता चलता है कि कौन आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन, शीतोष्ण ऊपर से रिपीट होकर के आया है, तो बताइए शीत और उष्ण तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। क्लर्क ग्रेड 2 में पूछा गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1-2 को मिलान करना है। देशभक्त तो देश का भक्त, दोपहर तो दो पहरों का समूह, वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। तो नाम से पता चल गया कि देशभक्त तत्पुरुष का उदाहरण है, दोपहर नाम से दो पता चल रहा है, द्विगु का उदाहरण है, वीणा पाणी ये बहुव्रीहि का उदाहरण है क्योंकि ये किसी विशेष सरस्वती माता का पर्यायवाची है, और शिव पार्वती दो दो शब्द एक साथ में दिखाई दे रहे हैं, द्वंद्व का उदाहरण है। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का 4 और डी का 1, ये स नंबर हमारा आंसर रहने वाला है। चलिए 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं, 1-2 को मिलान करना है। अब यही भाव समास, यहाँ पे मैंने आपके लिए डिटेल लिख रखी है, फटाफट से बताइए। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है वो इस प्रकार से होगा, दोनों खंड प्रधान ना हो, ये हो गया बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, चलिए इसका हो गया ए का 4, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 1। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 ये जो है ये द पे लिखा हुआ आंसर है ये हमारा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, शताब्दी में कौन सा समास है? शत अब्दों का समूह। बताइए शत क्या होता है? 100, अब्द क्या होता है? वर्ष। याद रखना है, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। तो द्विगु समास है, पहला शब्द संख्यावाची है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिकरण तत्पुरुष में राजस्थान पुलिस SI की परीक्षा जो हुई थी, अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष तो उत्तर पद प्रधान ही है, उत्तर को दूसरा भी कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? बिना सोचे समझे अव्ययी भाव पे राइट लगाना है, सुपरवाइजर की परीक्षा में पूछा गया। 38वां, दाल रोटी निम्नलिखित में से किस समास का सबसे उपयुक्त? जहां भी डैश दिख जाए बिना सोचे समझे द्वंद्व लिख देना, द्वंद्व आंसर है इसका। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, गगनचुंबी सामासिक पद से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण माना जाता है? गगन को चूमने वाली
जहां पे भी को कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास हो गया, सुपरवाइजर आंगन में आ गया। और 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें पूछ रहा है जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो यहाँ लिखिए दोनों पद प्रधान कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो हमारा आंसर रहने वाला है केवल 2। ये जो है ये हमारा आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने संधि और समास टॉपिक के जो है 40 सुपर टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चंस को हमने कवर किया। आने इसका जो सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल रहेगा। सारे ही पार्ट्स जरूर देख करके जाएं। आने वाली भर्ती परीक्षाओं की जो सिलेक्शन की गारंटी है वो अपने श्योर करें। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।